हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे BT 203 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स का एयर स्टैंडर्ड साइकिल। उसमें फिर देखेंगे हम कार्नोट साइकिल, और फिर हम डेरिवेशन करेंगे कि कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी क्या होती है। तो सबसे पहले जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो अपन स्टार्ट करते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या होती है? एयर स्टैंडर्ड साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें हम परफेक्ट गैस को अपना वर्किंग मीडियम मानते हैं। अब परफेक्ट गैस का मतलब क्या है? जनरली हम एयर को परफेक्ट गैस कंसीडर करते हैं और उसी को अपना वर्किंग मीडियम मानते हैं या वर्किंग फ्लूइड मानते हैं। ठीक, तो ऐसे साइकिल जिसमें हम परफेक्ट गैस को अपना वर्किंग मीडियम मान रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ठीक, या फिर जो भी हम फ्यूल ले रहे हैं या जो भी एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, दैट वी विल कंसीडर और वी विल एज्यूम दैट इट विल बिहेव एज अ परफेक्ट गैस। वो इस तरह से बिहेव करेगा कि वो परफेक्ट गैस जैसा बिहेव करता है वैसा ही वो फ्यूल भी बिहेव करेगा। तो ऐसे साइकिल को हम बोलते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो हम देखते हैं जब हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन कौन से हमको एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। ठीक, तो हम आते हैं एजम्पशंस में। तो सबसे पहला एजम्पशंस ये है कि जो वर्किंग मीडियम है वो परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करेगा तो वो PV इज इक्वल टू MRT, जो स्टैंडर्ड गैस का आइडियल गैस का इक्वेशन है, उसको फॉलो करेगा। दैट इज PV इज इक्वल टू MRT। पी क्या है? प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, एम मास और आर गैस कांस्टेंट। तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा या इस रिलेशन को फॉलो करेगा। तो जो भी हम वर्किंग मीडियम लेंगे, दैट शुड फॉलो पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। दूसरा एजम्पशन ये है कि पूरे प्रोसेस के दौरान जो हमारा फ्लूइड है या जो हमारा चार्ज है, जिसको हम परफेक्ट गैस बोल रहे हैं, वो उसका मास जो रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। उसका मास चेंज नहीं होगा। ठीक, जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है उसका मास चेंज नहीं होगा। अब तीसरा एजम्पशन है कि जितनी भी साइकिल में प्रोसेस है तो साइकिल इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस। तो जितनी भी उसमें प्रोसेस है, वो सब की सब प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। वो कोई भी प्रोसेस इरिवर्सिबल नहीं होगी। हमारा एजम्पशन है कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। ठीक, उसके बाद जो हमारा चार्ज है उसकी स्पेसिफिक हीट इट विल रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगी। वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगी, जबकि हमको पता है कि कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता है, और जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ अपनी वैल्यू चेंज करती है। तो ये सब हम एजम्पशंस ले रहे हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, वो अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगी। नेक्स्ट है कि जब हमारा वर्किंग मीडियम साइकिल पे जाएगा, वर्क करेगा, तो उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब फ्यूल जलेगा तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो जो हम एजम्पशन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं कि उसके केमिकली कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा। ठीक, तो दिस इज ऑल्सो एजम्पशन, क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एजम्पशन इज कि जो भी ऑपरेशन होंगे, जो भी इंजन है जिस साइकिल पे वर्क कर रहा है, तो वहां पे फ्रिक्शन के कारण किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। मतलब वो फ्रिक्शन लेस प्रोसेस है। फ्रिक्शन होगा नहीं तो फ्रिक्शन के कारण लॉस भी नहीं। नेक्स्ट एजम्पशन ये रहेगा कि जो भी कांस्टेंट है, फिजिकल कांस्टेंट है वर्किंग मीडियम के, वो वही रहेंगे जो एयर के होते हैं। ठीक, जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट उसका 29 होगा, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर उसका 1.005 होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसका 0.718 होगा, और गामा जो कि रेशियो है सीपी और सीवी का, वो 1.4 हो जाएगा। तो ये सब चीजें स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी। तो हम जब भी उसको प्रॉब्लम को देखेंगे तो हम सीपी की जगह में 1.005 यूज करेंगे, सीवी की जगह में 0.718, गामा की जगह में 1.4। तो दिस इज अनदर assumption ऑफ आवर एयर स्टैंडर्ड साइकिल। साथ ही साथ जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये नेग्लिजिबल है या हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उसको हम अपनी स्टडी में कंसीडर नहीं करेंगे।
लास्ट assumption ये रहेगा हमारा कि जो हीट सिस्टम के अंदर आ रही है या जो हीट सिस्टम के बाहर जा रही है, वो सब का सब प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल मैनर में होगा। ठीक। और अगर जरूरत पड़ी तो हीट का सप्लाई और हीट का रिजेक्शन इंस्टेंटेनियसली होगा। ठीक। वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली होगा। तो these are the assumptions that on which we will study our air standard cycle। तो कुछ बहुत सारी कुछ साइकिल हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल को कार्नोट नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था 1824 में। ठीक। ये एक रिवर्सिबल साइकिल है, क्योंकि एजम्पशन में ही हमने देखा था कि जो भी साइकिल अभी हम पढ़ेंगे वो सब क्या होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस से मिलके बनी होगी। तो ये एक रिवर्सिबल साइकिल है, जहां पे जो वर्किंग मीडियम है हमारा, वो या वर्किंग फ्लूइड जो हमारा है, जो चार्ज हमारा है, वो हाई टेम्परेचर से हीट लेगा और लो टेम्परेचर में हीट को रिजेक्ट करेगा, जो कि हीट इंजन करता है। ठीक। हीट इंजन क्या करता है, हाई टेम्परेचर से हीट लेता है, लो टेम्परेचर में हीट रिजेक्ट करता है, और मीनवाइल बीच में वो वर्क आउटपुट देता है। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा, हाई टेम्परेचर में हीट लेगा, लो टेम्परेचर में हीट देगा, और बीच में कुछ वर्क करेगा। इस साइकिल में 4 प्रोसेस होती है, जिसमें से 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होती है और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इस प्रोसेस के दौरान, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी ये दो प्रोसेस के दौरान। ठीक। ये जो कार्नोट साइकिल है, ये एक परफेक्ट साइकिल होती है। मतलब ये एक स्टैंडर्ड साइकिल है, कि इस साइकिल, ये हमारा स्टैंडर्ड है। अब जो भी दूसरी साइकिल होगी उसको हम कंपेयर करते हैं कार्नोट साइकिल से। अब ऐसा क्यों करते हैं कि जो कार्नोट साइकिल है वो इस तरह से डिजाइन है, इस तरह से बनी हुई है कि ये, अगर दो टेम्परेचर लिमिट है हमारा, सोर्स का टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, तो अगर इस साइकिल का इस साइकिल पे अगर हम किसी इंजन को वर्क कराएं और वो दो टेम्परेचर लिमिट के बीच उस इंजन को वर्क कराएं, तो वो इंजन मैक्सिमम इफिशियंसी देगा, मैक्सिमम वर्क आउटपुट देगा। तो अगर कोई इंजन कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है और टेम्परेचर लिमिट फिक्स है, तो कार्नोट साइकिल पे जो इंजन वर्क कर रहा है, उससे ज्यादा वर्क आउटपुट या उससे ज्यादा इफिशियंसी कोई दूसरे इंजन की नहीं हो सकती। तो ये जो कार्नोट साइकिल है, ये स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्शन है, दिस इज द परफेक्ट साइकिल। इससे ज्यादा इफिशियंसी किसी भी साइकिल की नहीं हो सकती। मतलब अगर हमारा हीट इंजन किसी दूसरी साइकिल पे वर्क कर रहा है, तो उसकी इफिशियंसी कार्नोट साइकिल में वर्क करने वाले हीट इंजन से कम ही हो। और सबसे अच्छी बात यह है, या सबसे मजेदार बात यह है, कि कार्नोट साइकिल पे हम किसी भी इंजन को वर्क नहीं करा सकते। वो अपन देखेंगे क्यों नहीं करा सकते, इसी वीडियो में देखेंगे। अब हम आते हैं, ये जो दो रिवर्सिबल साइकिल और जो एडियाबैटिक साइकिल है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये कैसे दिखती है। तो हम इसको पीवी डायग्राम में भी देखेंगे, हम इसको टीएस डायग्राम में भी देखेंगे। पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, टीएस मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो जो दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, देखिए 1 से 2 क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। हमारा जो सोर्स है, जहां से हम हीट ले रहे हैं, वो आया, हीट दिया, तो क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। फिर सेकंड 2 से 3 जो सेकंड प्रोसेस है, वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, जिसको हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन भी बोल सकते हैं। तो 1 से 2 और 2 से 3 क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना। 1 से 2, 2 से 3, अभी हम पीवी डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो ये दो प्रोसेस हो गई जिसमें एक्सपांशन होगा। फिर उसके बाद 3 टू 4 और 4 टू 1 में कंप्रेशन होगा। तो एक सबसे पहले होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, और उसके बाद होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए फिर से अगेन वॉल्यूम कम हो रहा है और हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई, वापस 1 में आ गए। हर एक पॉइंट में अलग अलग प्रेशर है, हर एक पॉइंट में अलग अलग वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी प्रोसेस आइसोबारिक या आइसोकोरिक नहीं है। इसमें प्रोसेस क्या कौन सी है, आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक। तो अब अपन इसको देखेंगे टीएस प्लॉट में, दैट इज टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट। तो यहाँ पे हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। तो 1 से 2 देखिए हमको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट।
2 से 3 एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अगेन 3 से 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और 4 to 1 फिर क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये दोनों साइकिल आपको पता होना चाहिए, पीवी डायग्राम भी पता होना चाहिए इसका, और टीएस डायग्राम भी पता होना चाहिए। तो जो हमारी कार्नोट साइकिल है, हमको पता होना चाहिए कि वो पीवी डायग्राम में कैसी दिखेगी और टीएस डायग्राम में कैसी दिखेगी। ठीक। नेक्स्ट अब अपन इसको थोड़ा सा एक एनिमेशन से देखते हैं, तो आपको और समझ में आएगा, और ये भी समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली ये साइकिल पॉसिबल क्यों नहीं है। तो देखिए, ये हमारा इंजन है, हीट इंजन है, समझते हैं अपन। तो 1 से 2 हीट लिया, 1 से 2, तो क्या होगा, एक्सपांशन होगा। जो हमारा पिस्टन है, देखिए ये छोटा सा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो जो हमारा पिस्टन है वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एरो से दिख रहा होगा आपको, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक। तो ये जो प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब एक्सपांशन हो रहा है बट टेम्परेचर इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो हीट का सप्लाई होगा वो बहुत धीरे 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 होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर जल्दी से हीट आएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान हमको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। उसके बाद 2 से 3 हीट का सप्लाई खत्म, क्योंकि ये क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोट्रोपिक प्रोसेस है। इसमें सिस्टम के अंदर कोई भी हीट नहीं आएगी, हीट जीरो हो गई, हीट का इंटरेक्शन जीरो हो गया। लेकिन 2 से 3 जो हीट आ चुकी है, उसके कारण हमारा सिस्टम एक्सपांड होगा, पिस्टन और एक्सपांड होगा, वॉल्यूम और बढ़ेगा। बट हियर नो इंटरेक्शन ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा, और सिस्टम हमारा एक्सपांड होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हमारा वॉल्यूम और बढ़ गया। ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 2 से 3 वाला प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी होना चाहिए, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। 1 से 2 वाला प्रोसेस एकदम स्लो प्रोसेस है, 2 से 3 वाला प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है। फिर 3 से 4 क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो यहां से हमको हीट निकालना है, सिस्टम से हीट निकालना है, और जब सिस्टम से हीट निकालना है तो हमारा क्या होगा, कंप्रेशन होगा, धीरे 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 कंप्रेस होगा, और हम सिस्टम से हीट निकालते जाएंगे। तो ये भी बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और उसके बाद 4 से 1, जो यहाँ पे डी से ए दिख रहा है, वो फिर से बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, और यहाँ पे फिर से हीट का इंटरेक्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। तो डी से ए जब जाएगा तो क्या होगा, हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा। अब ये अगेन क्या होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। तो इसको अपन एक एनिमेशन से देखते हैं, और अपन एनिमेशन से देखेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक। तो देखिए यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे सिंक है, और ये मेरा क्या है, इंजन है। ठीक। अब सबसे पहले क्या होगा, 1 से 2 प्रोसेस होगा। जब प्रोसेस 1 से 2 होगा, तो सोर्स से ये जो इंजन है ये हीट लेगा। जब वो हीट लेगा तो वो धीरे धीरे हीट लेगा, और ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा, और ये जो पिस्टन है ये एक्सपांड होगा। ठीक। ये देखिए, ये एक्सपांड हो रहा है, धीरे धीरे हीट ले रहा है। ठीक। सॉरी। ठीक, ये धीरे धीरे हीट लिया यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस 1 to 2। अब ये हीट लेके एक्सपांड हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब जो बचा हुआ 2 से 3 है, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए कितनी जल्दी से पिस्टन ऊपर गया, और ये फास्ट प्रोसेस हुआ। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस, तो यहाँ से ये प्रोसेस ए से बी है इस डायग्राम के, और ये बी से सी। अब ये दो टोटल एक्सपांशन हो गया, पिस्टन अपने अ, एक डेड सेंटर में पहुंच गया, और मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया। अब उसके बाद सी से डी होगा, तो देखिए धीरे धीरे क्या होगा, हीट का रिजेक्शन होगा, और वॉल्यूम कम होते जाएगा। फिर एडियाबैटिक होगा, तो जल्दी से तुरंत हमारा क्या होगा, कंप्रेशन होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक साइकिल है जिसमें दो प्रोसेस धीरे हो रहे हैं, बहुत स्लो हो रहे हैं, और दो प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहे हैं। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो धीरे धीरे हो रहा है, देखिए कितना धीरे धीरे हीट जा रहा है, और धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो एडियाबैटिक प्रोसेस में आ रहा है, वो बहुत तेजी से हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है कि दो प्रोसेस स्लो हो और दो प्रोसेस फास्ट हो। साथ ही साथ एक बार जब ये सोर्स के कांटेक्ट में आ रहा है, तो हीट का ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरी बार जब वो आ रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस के समय, तो वहां पे हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मतलब जो सिस्टम की बाउंड्री है वो भी अपना नेचर चेंज कर रही है, एक बार वो आइसोथर्मली बिहेव करेगी, और एक बार एडियाबैटिक बिहेव करेगी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक साइकिल में 4 बार बाउंड्री चेंज हो। तो इसीलिए कार्नोट साइकिल जो है
वो प्रैक्टिकली पॉसिबल साइकिल नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल साइकिल है। ये बोलता है कि अगर इस साइकिल के हिसाब से अगर कोई इंजन वर्क करेगा तो उस इंजन की इफिशियंसी और वर्क आउटपुट मैक्सिमम होगा। तो ये एनिमेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, ए से बी प्रोसेस, सोर्स के थ्रू, सोर्स से हीट लिया और वो एक्सपांड हुआ धीरे धीरे। उसके बाद ये देखिए तुरंत इंसुलेटर, मतलब ये बाउंड्री चेंज हो रही है, इंसुलेटर में आया ताकि हीट का ट्रांसफर नहीं हो सके, इंसुलेटर मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा और सिस्टम अपने आप एक्सपांड होगा। दिस इज ए टू बी, दैट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये एडियाबैटिक एक्सपांशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन और इसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन, और फिर से साइकिल हमारी स्टार्ट हो गई, नेक्स्ट साइकिल। तो दिस इज द कार्नोट साइकिल, ये एनिमेशन के थ्रू है ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी। तो कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी, देखिए किसी भी साइकिल की इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी होती है रेशियो वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई का। ठीक, सिस्टम ने कितना वर्क आउटपुट किया और उस वर्क आउटपुट के लिए हमको उसको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ी। ठीक, तो यहाँ पे हीट का सप्लाई कहाँ हो रहा है? देखिए, हीट का सप्लाई हो रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में तो हीट का सप्लाई नहीं होगा। ठीक, क्योंकि वहां पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब आइसेंट्रोपिक, और वहां पे हीट का सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हमने एनिमेशन में देखा था कि जो हमारा सिस्टम है वो इंसुलेटिंग बाउंड्री में आ गया, मतलब वहां से ना हीट सिस्टम से बाहर जा सकती है ना सिस्टम से अंदर आ सकती है। तो जो हीट का सप्लाई होगा वो प्रोसेस 1 to 2 में होगा और 3 से 4 में होगा। तो 1 से 2 में सिस्टम के अंदर हीट आएगी और 3 to 4 में सिस्टम से बाहर हीट जाएगी। 1 से 2 में जो हीट आ रही है वो सोर्स से आ रही है, हाई टेम्परेचर से आ रही है, और 3 to 4 में जो सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है वो लो टेम्परेचर में रिजेक्ट हो रही है, जिसको हम सिंक बोलते हैं। ठीक, तो सोर्स से हीट आएगी 1 से 2 में और सिंक में हीट जाएगी 3 से 4 में। जब हीट आएगी तो सिस्टम एक्सपांड होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब हीट निकलेगी सिस्टम से तो वो कंप्रेस होगा। तो अभी हमारे काम का जो है प्रोसेस इफिशियंसी निकालने के लिए वो 1 से 2 और 3 से 4 है। ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि कार्नोट एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, और वर्क डन क्या होगा? हीट जितनी आ रही है माइनस हीट जितनी जा रही है, दैट इज क्यू एस मतलब हीट सप्लाइड, क्यू सप्लाइड, और क्यू आर मतलब हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो दिस इज द रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। अब अपन देखते हैं ये क्यू एस और क्यू आर क्या होता है। तो heat supplied Qs is given by, for isothermal process it is given by P1 V1 ln V2 by V1. P1 V1 ln V2. V2 is the final volume after the expansion, isothermal expansion, and V1 is the volume before the isothermal expansion. अभी सिर्फ अपन किसकी बात कर रहे हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हीट का सप्लाई 1 से 2 में ही हो रहा है। ठीक, अब ये जो P1 V1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमने देखा था कि हमको इसको ये गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। तो P1 V1 की जगह में हमने रख दिया MRT1। ठीक, ln V2 by V1। अब ये V2 by V1 क्या है? ये V2 by V1 है कंप्रेशन रेशियो। ठीक, और इस कंप्रेशन रेशियो को हम R से डिनोट करते हैं। ठीक, कितना कंप्रेस हुआ? फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज द कंप्रेशन रेशियो। तो हमको हीट सप्लाइड कितना आ गया? MRT1 ln R। नेक्स्ट हीट रिजेक्टेड क्या होगा? देखिए P3 V3 ln V3 by V4, बड़ा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटा वॉल्यूम, V4 कम होगा उसकी वैल्यू कम होगी और V4 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो QR इज इक्वल टू P3 V3 ln V3 by V4। अगेन P3 V3 को हम MRT3 लिखेंगे, और ये V3 by V4 अगेन कंप्रेशन रेशियो होगा विच इज रिप्लेस बाय स्मॉल r। तो हमको QS और QR मिल गया, यहाँ पे R आएगा, QR हमको मिल गया। अब हमारा नेटवर्क डन क्या हो जाएगा? QS माइनस QR विच इज इक्वल टू MRT1 ln R, यहाँ से माइनस MRT3 ln R। तो हमको वर्क डन मिल गया और हीट सप्लाइड मिल गया। अब हम आ जाते हैं इफिशियंसी में। तो क्यू एस की जगह में हमने हीट सप्लाइड का वैल्यू रख दी, और क्यू आर की जगह में हमने हीट रिजेक्टेड की वैल्यू रख दी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एम आर एल एन हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हमारा इफिशियंसी क्या बचेगा? T1 माइनस T3 अपॉन T। अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस T3 बाई टी। अब T3 और T4 सेम है, देखिए इस डायग्राम में।
T1 और T2 सेम है। T1 क्या है? सोर्स का टेम्परेचर, और T3 क्या है? सिंक का टेम्परेचर। मतलब ये वो दो टेम्परेचर है जिसके बीच में हमारा कार्नोट साइकिल या हमारा इंजन, कार्नोट इंजन वर्क कर रहा है, जो कि कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है। तो हमारी टेम्परेचर लिमिट T1 और T3 है। T3 लोअर टेम्परेचर है और T1 हायर टेम्परेचर है। तो यहां से कार्नोट की इफिशियंसी आ गई 1 माइनस T3/T1। ठीक। तो ये जो डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी का डेरिवेशन करिए। अब इस फॉर्मूले में देखिए कि जो लोअर टेम्परेचर है, जनरली जब इंजन हम वर्क कराते हैं तो क्या होता है? फ्यूल आता है, फ्यूल जलता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और जो हीट रिजेक्ट होती है वो कहाँ होती है? एटमॉस्फेयर में होती है। तो जो एटमॉस्फेयर है, जिसको हम सिंक बोल रहे हैं अपने केस में, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, और वो लोअर टेम्परेचर का, वो लोअर टेम्परेचर है। तो उस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अगर हमको इफिशियंसी बढ़ाना है, हमको अगर इफिशियंसी, मतलब ये T3 कांस्टेंट हो गया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब ये T3 हमारा कांस्टेंट हो गया, लोअर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो गया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमको साइकिल की इफिशियंसी बढ़ाना है तो हमको ये T1 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये T1 बढ़ेगा तो T3/T1 छोटा होते जाएगा, और जब ये छोटा होगा तो 1 माइनस छोटी चीज विल गिव अस मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि अगर हमको कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी बढ़ाना है तो हमको सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हमको T1 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंक का टेम्परेचर है T3, दैट इज कांस्टेंट, वी कैन नॉट चेंज दैट टेम्परेचर। ठीक। और कार्नोट साइकिल ये बता रहा है कि अगर ये T1 और T3 फिक्स है, कि हमने सोर्स का टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया और हमने सिंक का टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, तो ये साइकिल हमको मैक्सिमम इफिशियंसी देगी, कार्नोट साइकिल हमको मैक्सिमम इफिशियंसी देगी। तो दिस इज द कार्नोट साइकिल, जिसके हम बाकी सभी साइकिल को कंपेयर करते हैं, और यही हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल। So this is all about Carnot cycle. Thank you. Thank you.